नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपके लिए लगातार चलाई जा रही है। आप तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं और इस क्लास का फायदा लें। आप ये जो क्लास हमारी चल रही है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी इस क्लास से जुड़ सके और इसका फायदा ले सके। करंट अफेयर की क्लास जो है हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप जीएस के परंपरागत विषयों का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी वही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में वो चर्चा में रहे। तो इसलिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसके लिए हमारी द काउंसिल आईएएस जो कई वर्षों से सैकड़ों आईएएस पीसीएस दी हुई है, यह संस्थान अब ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास आपको उपलब्ध करा रही है। तो ये क्लासें तो पहले से भी चल रही थी, बीच में कुछ समय के लिए ये क्लास रुक चुकी थी। अब पुनः एक बार आपका कंटिन्यू क्लास शुरू हो गई, तो आप लोग जुड़ जाएं जल्दी से। और हमारे यहाँ यूपी पीसीएस टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, जो द काउंसिल के ऐप पर आपको ये क्लास मिलेगी। एक मिनिमम फीस पर आपको ये क्लास उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग वनडे के क्षेत्र से जीएस स्पेशली पढ़ना चाहते हैं वो कम पैसे पर जीएस स्पेशली पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिविल सेवा में पीसीएस के लिए जितना जीएस पढ़ाया जाएगा उससे कम ही आपको ध्यान रखना है कि वनडे में पढ़ाया जाता है। तो आपको एक कम पैसे में इतनी बड़ी तैयारी के लिए आपको जीएस का पूरा कोर्स कराया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, यूपी स्पेशल और आपको करंट अफेयर की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। तो जल्द से आप लोग जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी क्लास शुरू हुई है, आप ले सकते हैं। और इस कोर्स की विशेषताओं में से पहली विशेषता यह है कि यह क्लास आपको लाइव प्रदान की जाएगी। लाइव आप टीचर से जुड़ सकेंगे और उसके बाद भी आपको 6 महीने तक असीमित बार उस क्लास को देखने की सुविधा होगी। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आपको सुविधाएं उसमें दी गई हैं। आपको 2 टेस्ट पेपर मुफ्त में दिया जाएगा, तो आप लोग जल्द से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं आपको जो करंट अफेयर की क्लास चल रही और ऐप पर भी मैं आपको दूंगा क्लास। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये MIQ है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर का दायरा बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा दायरा है। उसमें से आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी दुनिया में आप अगर देखेंगे विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर बहुत सारी घटनाएं लगातार घट रही है, लेकिन सारी घटनाओं पर आप नजर रख पाना ये मुश्किल है। अब अगर आप नजर रखने का प्रयास करते हैं तो और भी तैयारी जो आपकी है वो रुक जाएगी। अतः आपको करंट अफेयर में ध्यान ये रखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उस दृष्टि से आपको देखना है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्लास में फायदा ये दिखने वाला है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी या यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस वाले और जो है कि ऑल वनडे एग्जामिनेशन वाले जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी आपको देखने का मिलेगा। ये यूपीएससी को विशेष रूप से यूपीएससी और यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस को ही टारगेट किया गया है, लेकिन ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश में, शब्दों को जरा आप समझना, कि हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। पूछा जा रहा है किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। ऑप्शंस हैं ए मेडागास्कर, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है रूस और डी है जापान। तो आपको बता दें कि हाल ही में मेडागास्कर में, और मेडागास्कर की जो राजधानी है एंटानानारियो में जो मेडागास्कर की राजधानी है, वहां पर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। तो आपको विशेष रूप से मेडागास्कर याद रखना कि मेडागास्कर की राजधानी जो है वहां पर इसका अनावरण किया गया है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का। तो आजादी का अमृत महोत्सव भारत में चल रहा है। अब उस आजादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में, तो ये जो भारत में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ है, इसको चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में और मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारियो में
महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। क्योंकि गुजरात के बहुत सारे नागरिक जो है, जो हमारे यहाँ भारत के नागरिक जो गुजरात राज्य के निवासी हैं, वो लोग मेडागास्कर में भारी मात्रा में रहते हैं। तो गुजरात के जो लोग हैं वो भारी मात्रा में मेडागास्कर में रहते हैं। और महात्मा गांधी भी गुजरात से थे, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए वहां पर आप देखेंगे मेडागास्कर में, चूंकि गुजरातियों की संख्या अधिक है जो यहाँ से राज्यों में भारत में, तो वहां लोग ज्यादा निवास करते हैं। तो वहां पर जो वो लोग गुजरात के लोग हैं, वो मेडागास्कर के ग्रीन क्षेत्र में, यानी उस क्षेत्र को जो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारियो, उसको हरा भरा बना रहे हैं, ये गुजरात के लोग। और गांधी जी की भी विचारधारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील थी। गांधी जी ने भी पर्यावरण का सम्मान किया है और स्वच्छता को विशेष महत्व देते थे, हरियाली को विशेष महत्व देते थे। तो गुजरात के लोग मेडागास्कर की राजधानी में हरा भरा प्रदेश उसको बना रहे हैं, जिसके लिए मेडागास्कर की सरकार ने भारत के राजदूत को धन्यवाद भी दिया है कि आप हमारे क्षेत्र को जो है, और जो हमारे शहर की नगर पालिका है, जिसका उद्देश्य है कि इसको एंटानानारियो जो राजधानी है उसको हरा भरा बनाया जाए, अब आप उसके लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम आपको जो है कि धन्यवाद देते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, यानी हरा भरा चीजें कराया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक तरह से अगर आपको देखा जाए कि ये जो ट्रायंगल है, इसको महात्मा गांधी इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि महात्मा गांधी को जो है श्रद्धांजलि देना एक उद्देश्य निहित था, जिस कारण महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल रखा गया इस नाम का। तो इसका सही जो उत्तर आपको दिख रहा है ए दिखेगा, यानी मेडागास्कर। तो आपको इसमें टिक लगाने है कि ए इसका सही उत्तर है। तो देखते हैं कुछ और भी चीजें इसके बारे में। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। तो आपको अपनी नोट्स में भी लिखते कुछ चलना है कि मेडागास्कर की जो राजधानी है एंटानानारियो है, एंटानानारियो है, वहां पर ये जो है कि ट्रायंगल बनाया गया। बनाया क्यों गया है? क्योंकि वहां के लोग क्षेत्र जो है वहां हरा भरा रखा जा रहा है गुजरातियों द्वारा, और जो महात्मा गांधी हैं वो गुजरात के थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम से ये ट्रायंगल का नाम रख दिया गया है। अब इसके लिए दूतावास को धन्यवाद भी दिया गया है। तो देखिए, ट्रायंगल का नाम महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल रखने का उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये आपको ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का पहली बार ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है कि भारतीय संविधान का पहली बार ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। दूसरा उसमें कथन दे रहा है कि ओल चिकी लिपि को संथाली वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है। दो कथन दिए हैं। अब पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बात करें ये, तो हाल ही में आप देखेंगे भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का अनुवाद ओल चिकी लिपि में किया गया। तो हाल ही में आप देख रहे हैं कि पहली बार आप देख रहे हैं तो ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया जा रहा है भारतीय संविधान का। अब भारतीय संविधान का जो है ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया। अब ओल चिकी लिपि को जो है संथाली वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है। इसके दोनों कथन आपको सही दिखाई दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। तो ओल चिकी लिपि के बारे में मैं आपसे और बात अगर करूं तो हाल ही में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान का पहली बार ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया। और ओल चिकी लिपि को आप देखेंगे ओल चमेट और फिर ओल सिकी, ओल के साथ साथ संथाली वर्णमाला के नाम से भी जाना जाता है। तो कई नाम इसके मिलेंगे। जैसे ओल चिकी लिपि है तो ओल चिकी लिपि को जो है ओल चमेट भी बोला जाता है, ओल सिकी भी बोला जाता है। कुछ लोग ओल ही इसको सिर्फ बोलते हैं और कुछ जो है संथाली वर्णमाला में जानते हैं। और अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाओं का अध्ययन किया रखा गया है, आप 8वीं अनुसूची में देखेंगे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब उन 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची में से
जो 22 भाषा है उसमें से एक भाषा संथाली भी है। तो संथाली भाषा को भी भारतीय संविधान के भाषा में रखा गया, जो 8वीं अनुसूची है उसमें उसको रखा गया। अब ये जो संथाली है ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में, एक आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अब ये जो भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। क्या है? एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। ये संथाली के बारे में आप अगर जानेंगे तो ओल चिकी लिपि को ही संथाली वर्णमाला बोला जा रहा है। वर्ष 2003 में अगर आप देखेंगे तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम आया 2003 में। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। अब उसमें आप देखेंगे तो उसके द्वारा भारतीय संविधान में संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली इन 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब? 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली, याद रखना संथाली है, बोडो है, डोगरी है और मैथिली को उसमें शामिल किया गया। अब अगर मैं बात करूं संथाली भाषा बोलने वालों की, तो संथाली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, तो इस समय दुनिया में, दुनिया नहीं एक भारत देश की मैं बात करूं तो भारत देश में लगभग 70 लाख से अधिक लोग यहां पर संथाली भाषा बोलते हैं। तो भारत में 70 लाख से अधिक लोग। अब ये जो भारतीय संविधान में एक तथ्य आपको ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया। आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें प्रारंभ में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? प्रारंभ में कितनी मान्यताओं को, मतलब कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? वर्तमान में तो 22 भाषाएं, प्रारंभ में कितनी था? आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर आप लोग दीजिए। तो देखते हैं अब इसका सही उत्तर आपको क्या मिला, तो सी मिला। यानी पहली बार भारतीय संविधान का पहली बार ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया और ओल चिकी लिपि को संथाली वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है। तो देखते हैं इसके, आपको ये संथाली वर्णमाला आपको दिख रही होगी। भारतीय संविधान का पहली बार ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया, ओल चिकी स्क्रिप्ट जो है उसमें अनुवाद किया गया। अब ओल चिकी लिपि को आप देखेंगे ओल चेमेट, ओल सिकी, ओल और कभी कभी संथाली वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है, ऐसा आपको नोट्स में लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि संथाली भारत में एक आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है और 2003 में 52वें यानी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, आप देखिए संथाली को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं के रूप में के साथ सूचीबद्ध किया गया था। ये आपको इसमें अन्य तथ्यों को ध्यान रखना है। तो 70 लाख से अधिक लगभग लोग भारत देश में इस भाषा को बोलते हैं। अन्य तथ्यों में आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित विश्व गौरैया दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को दुनिया भर में यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है कि 2022 में इस दिवस की थीम है आई लव स्पैरो, इसकी थीम है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये जो विश्व गौरैया दिवस है इसके संबंध में क्वेश्चन बन रहा है। अब अगर विश्व गौरैया दिवस की हम बात करें तो विश्व जो गौरैया दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में इसको मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष ध्यान रखना 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार जो 2022 में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है इसकी थीम आई लव स्पैरो रखा गया। और अगर हम इस बारे में बात करें तो इस जो गौरैया दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य है गौरैया के बारे में जो है कि जागरूकता बढ़ाना, कि जो गौरैया छोटी छोटी चिड़िया हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण और दिशा में कार्य करना। जैसे आप देखेंगे कि गौरैया इस समय विलुप्ति के कगार पे आ गई हैं, अब कम गौरैया दिखती हैं, जबकि पहले हर पेड़ों पर गौरैया चहचहाती हुई दिखाई देती थी। अब जो है कि वो कमजोर अवस्था मतलब कम दिखाई देती हैं। तो इनके बारे में जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण और दिशा में कार्य करना के लिए के उद्देश्य से विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अब आप देखेंगे भारतीय पर्यावरणविद है जिनका नाम मोहम्मद दिलावर है,
मोहम्मद दिलावर जी ने नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो आप देखेंगे मोहम्मद दिलावर द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया था, उस संस्था का नाम था नेचर फॉर एवर सोसाइटी। और नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी भारत में। और विश्व गौरैया दिवस पहली बार अगर आप देखेंगे तो 2010 में मनाया गया। विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। अब 2022 में जो मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरो। अगर हम बात करें दुनिया भर में जो गौरैया की संख्याओं की प्रजातियों की बात है, तो दुनिया भर में इस समय गौरैया की 26 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 26 प्रजातियां गौरैया का है, जिसमें से आप भारत में 5 प्रजातियों को देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो हमने बताया उसके अनुसार आपको पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य दिखाई दे रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो देखते हैं उस गौरैया को। देखिए आपको एक फोटो दिखाई दे रही, उसमें लिखा है कि चलो खुदकन को बचाते हैं, भविष्य को इनकी चू चू चीची सुनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को। आपको फोटो से भी इसका आंसर मिल गया होगा। तो देखिए विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। और मुख्य उद्देश्य क्या है? गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण की दिशा में काम करना। फिर भारतीय पर्यावरणविद जो मोहम्मद दिलावर हैं कि नेचर फॉर एवर सोसाइटी जो है द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी और पहली बार 2010 में इसे मनाया गया था। दुनिया भर में गौरैया की 26 प्रजातियां हैं, जबकि उनमें से भारत में 5 पाई जाती है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरो, यानी इस वर्ष मतलब 2022। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, बी है 21 मार्च, सी है 23 मार्च और डी है 25 मार्च। तो ये अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को इसका आयोजन किया जाता है, यानी 21 मार्च को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होती है, संयुक्त राष्ट्र की एक अंग है महासभा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में आप देखेंगे तो उसने ये निर्णय लिया था कि 21 मार्च को विश्व या अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जा रहा है, इसको मनाए जाने की जो घोषणा की गई थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। अब कब की गई थी? 2012 में की गई थी। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, वनों के महत्व, जो वन है उनके महत्व को और योगदान के बारे में विभिन्न जो समुदाय है में उनके जागरूकता पैदा करना। कोई भी समुदाय है वो वनों के बारे में जागरूक हो और वनों में कुछ योगदान दे, पेड़ पौधे लगाएं, उसके बारे में जागरूकता प्रदान करना। अब इस दिवस का जो आयोजन है आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र वन फोरम, संयुक्त राष्ट्र वन फोरम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। तो ये आप देखेंगे UNFF यानी संयुक्त राष्ट्र वन फोरम और UNFAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य। इतनी चीजें हमने आपको बताया, उसमें कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। और उद्देश्य क्या है? वनों के महत्व और योगदान के बारे में विभिन्न समुदायों में जागरूकता पैदा करना। और आयोजन संयुक्त राष्ट्र वन फोरम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि दिशांक किस भारतीय राज्य का भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है? ऑप्शन है तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आपको इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि दिशांक एक तो मोबाइल एप्लीकेशन है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दूसरा है अगर पूछेगा आपसे तो ये पूछ सकता है दिशांक किस तरह का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर देखिए कि भूमि डिजिटलीकरण, ये जो जमीन है उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा, ये है उसका। तो भूमि डिजिटलीकरण से संबंधित इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन हमारे तमिलनाडु है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। तो ये जो दिशांक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, इसको हाल ही में कर्नाटक द्वारा जो है जारी किया गया है। और कर्नाटक सरकार ने इसको जो जारी किया है, ये कह रहे हैं कि भूमि अभिलेख जो होते हैं, भूमि अभिलेख जैसे खसरा खतौनी आप दे दिए, किसान वही देखते हैं। तो ये जो भूमि अभिलेख हैं इनका जो है डिजिटलीकरण किया जाए, डिजिटल हो जाए। ये कहीं से भी आप जैसे कर्नाटक में है तो कर्नाटक
कि जो जमीनें हैं उनका अगर किसान भाई खसरा खतौनी डिजिटलीकरण होता है तो आप उत्तर प्रदेश में भी बैठे बैठे वहां के खसरा और खतौनी की जांच कर सकते हैं। तो वहां का ना व्यक्ति कोई यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में रहता है तो यहीं से वो डिजिटलीकरण देख ले, इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी उसके कागजात का। तो दिशांक एप्लीकेशन कर्नाटक द्वारा शुरू किया गया है भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए। अब इस मोबाइल एप्लीकेशन को अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने के जो है कर्नाटक भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया। तो आप इसके तहत विकसित किया गया। अब इससे फायदा क्या हो, इससे पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता के साथ साथ भूमि संबंधी जो विवाद हैं वो भी कमी आएगी, क्योंकि डिजिटलीकरण होगा, हर व्यक्ति को पता होगा कि इसकी जमीन इतनी है, उसकी जमीन इतनी है। तो उसमें ज्यादातर आपको जो भूमि विवाद हो जाता है, कोई कहता है हमारा 1 बीघा है, कोई कहता है तो हमारा 2 बीघा है, इससे उनको भूमि जो विवाद है उसमें कमी आने की उम्मीद है। तो इस तरह से दिशांक किस भारतीय राज्य का भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है, तो इसका सही उत्तर होगा डी यानी कर्नाटक। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए आपको कर्नाटक सरकार का लोगो दिख रहा है। दिशांक एप्लीकेशन कर्नाटक द्वारा सभी भूमि अभिलेखों यानी भूमि परियोजना के तहत जो हुआ कि डिजिटलीकरण के लिए लागू किया गया। और मोबाइल एप्लीकेशन को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के कर्नाटक भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। अब इसमें पारदर्शिता आने और भूमि संबंधी विवादों में कमी आने की उम्मीद है। ये रहा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बना दिया है। एक बार पुनः आप क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस देश ने, पूछा जा रहा है किस देश ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर। तो सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट किस देश ने पारित किया, एक क्वेश्चन यहां पे ये भी बन रहा है कि किस देश ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बना दिया है। ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है इजराइल और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम ये बात करें सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, तो हाल ही में अमेरिका की जो सीनेट है इसने सर्वसम्मति से डे लाइट सेविंग टाइम को जो है स्थायी बनाने वाला कानून पारित किया। तो वो सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये बातें चल रही है अमेरिका में कि डे नाइट सेविंग टाइम को, डे नाइट सेविंग टाइम डीएसटी इसको बोलते हैं, डे नाइट सेविंग टाइम को स्थायी बनाने वाला कानून पारित किया है। इससे आप देखेंगे कि जो ये डे नाइट सेविंग टाइम है और जो सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट है, इससे फायदा ये होने वाला है कि इसने सर्दियों का जो आवागमन होता है, जो प्रस्थान होता है, उसके साथ साथ अमेरिका में आप देखेंगे जैसे सर्दी आ जाती थी, अब उसका जो है कि आगमन होता था, फिर वो चली जाती, तो उस समय आप देखेंगे वो घड़ी के आगे कर देते थे और कभी कभी पीछे कर देते थे। तो आगमन के समय या प्रस्थान के समय उनको आगे पीछे किया जाता था। तो अब ये जो घड़ी को आगे और पीछे करने की प्रथा थी, अब ये समाप्त हो जाएगी। अगर सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरह से लागू हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वहां जो ये घड़ियों को आगे बढ़ाने की और पीछे करने की जो समस्या थी, अब ये समाप्त हो जाएगी अमेरिका में। इसमें आप देखेंगे तो प्रत्येक नवंबर माह में घड़ी का जो मानक समय होता था, तो नवंबर माह में ये कर दिया जाता था। अगर सर्दियों का मौसम होता था तो उस समय देखेंगे तो जो नवंबर माह में घड़ी का जो मानक समय होता था उसको 1 घंटे पीछे कर दिया जाता था। तो नवंबर माह में जो घड़ी का समय रियल होता था, मानक समय, उससे 1 घंटे पीछे कर दिया जाता था। और फिर जब ये डे लाइट सेविंग टाइम की शुरुआत होती थी मार्च में, तो वहां आगे कर दिया जाता था। इस तरह से आगे पीछे करने की प्रथा। तो पीछे पहले किया कब जाता था, नवंबर महीने में, और आगे कर दिया जाएगा वो जो है कि मार्च महीने में कर दिया जाएगा। अब इसको समाप्त कर दिया गया कि अब आगे पीछे नहीं होगा बल्कि स्थायी रहेगा। तो ये घड़ियों को आगे पीछे करने की जो प्रथा है अब अमेरिका में समाप्त होगी। तो सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट को जो है हाल ही में अमेरिका ने लागू कर करके इसको डे नाइट सेविंग टाइम को स्थायी बना दिया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी यानी अमेरिका। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए आपको अमेरिकी की सीनेट ने सर्वसम्मति से डे लाइट सेविंग टाइम यानी डीएसटी को स्थायी बनाने वाला कानून पारित किया और सर्दियों के आगमन और प्रस्थान के साथ घड़ियों को आगे और पीछे करने की प्रथा समाप्त होगी। प्रत्येक नवंबर में घड़ियों को मानक समय से 1 घंटे पीछे करने की प्रथा बंद हो जाएगी और डीएसटी यानी डे नाइट सेविंग टाइम जो मार्च महीने में शुरू होता था अब पूरे वर्ष प्रभावी होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
सॉरी, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022, फिर से देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने, केंद्रीय मंत्रालय की बात चल रही है यहां, राज्य स्तर के मंत्रालय नहीं चल रहे हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा जारी किया? ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, बी है आयुष मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दिए गए। तो अगर हम बात करें ये राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 की, तो इसको हाल ही में जो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने पेश किया है और इसने जो मसौदा जारी किया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 की, इसका उद्देश्य है कि जो चिकित्सा उपकरण है उनके लिए मूल्य और प्रौद्योगिकी के मामले में भारत को 5 वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाना है। जैसे अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत देश में जो उपयोग होने वाले लगभग 80% चिकित्सा जो उपकरण है उनका आयात किया जाता है। जो चिकित्सा के लिए उपकरण है उनमें से 80% उपकरण बाहर से आयात किया जाता है। तो अब इनमें ये आ जाएगा इससे कि हम राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के तहत हम अपने यहाँ उपकरण बनाना शुरू कर देंगे। और जब हम यहाँ अपने यहाँ उपकरण बनाना शुरू कर देंगे तो इससे फायदे ये होंगे कि हम 5 वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बन जाएंगे। तो ये इसके फायदे दिखेंगे। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसकी व्याख्या तो देखिए, आपको ये उपकरण कुछ दिखाई देंगे जो आपको इसके जो है कि स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण होंगे। तो देखिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने के फार्मास्यूटिकल विभाग ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा जारी किया। तो अगर आपको मंत्रालय पूछता है तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय होगा, उसका किस विभाग ने किया है? तो फार्मास्यूटिकल विभाग ने किया है। अब उद्देश्य क्या है? चिकित्सा उपकरणों के लिए मूल्य और प्रौद्योगिकी के मामले में भारत को 5 वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाना है। अब एक रिपोर्ट आप याद रखना कि भारत में जो चिकित्सा उपकरण है उनमें से 80% उपकरण बाहर से आयात किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि हाल ही में चर्चित लामितीये 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लामितीये 2022 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि यह भारतीय सेना और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा है कि यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है। और पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है। ध्यान देना, यह असत्य पूछ रहा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो ये जो लामितीये 2022 है, ये जो है भारतीय सेना और सेशल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये चर्चा में क्यों रहा कि अभी हाल ही में आप देखेंगे कि जो भारत की जो सेना है उसने जो है कि लामितीये 2022 के 9वें संस्करण को का प्रतिपादन करने के लिए, 9वें संस्करण को अभ्यास करने के लिए ये अभी हाल ही में सेशल्स पहुंच गई है। तो ये जो है लामितीये 2022 का जो अभ्यास है ये सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। तो भारतीय सेना वहां पहुंच चुकी है। अब ये 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें से आपको पहला कथन सत्य दिखाई दे रहा है कि ये भारतीय सेना और सेशल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये पहला आपको कथन सही दिख रहा है। अब अगर हम बात करें तो लामितीये का जो आप देखेंगे क्रेओल भाषा में, जो भाषा सेशल्स की है क्रेओल भाषा, वहां मतलब होता है दोस्ती। तो लामितीये का मतलब होता है दोस्ती। तो भारतीय सेना और सेशल की सेना के बीच दोस्ती है ये। अब यह जो अभ्यास है इसको 2001 से सेशल्स में आयोजित किया जाता है। 2001 से इसका आयोजन किया जाता है। अब ये 2022 चल रहा है, तो 2001 से इसका आयोजन किया जाता है सेशल्स में। अब ये द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, 2 साल में एक बार किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 9वां संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है। 2001 में पहला किया गया और 2022 में 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। अब ये हर 2 साल में होता है, द्विवार्षिक प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है। तो इसका दोनों के कथन इसके सत्य हैं, इसके दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन ये पूछ रहा है असत्य कथन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी न तो एक और न ही दो। तो इसका उद्देश्य जो है लामितीये 2022 का, इसका उद्देश्य है कि दोनों सेनाओं के बीच जो कौशल है, स्किल्स हैं, जो अनुभव है और अच्छी प्रथाएं जो हैं उनके बीच आदान प्रदान करने के अलावा जो द्विपक्षीय सैन्य संबंध है उसको बढ़ावा देना भी, उनको संबंधों को और बनाना है और उनमें बढ़ावा देना भी है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर, तो आपको डी लगा लेना है। और देखते हैं इसके बारे में कुछ और। तो आपको ये एक मैप दिख रहा होगा, सेशल्स आपको अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें आपको
तो भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 के 9वें संस्करण के लिए भारतीय सेना का एक दल सेशल्स पहुंच गया है। और लामितीय को क्रेओल भाषा में काम में मतलब है दोस्ती है। और 2001 से सेशल्स में आयोजित होने वाला यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है। अब उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच कौशल, अनुभव और अच्छी प्रथाओं का आदान प्रदान करने के अलावा जो द्विपक्षीय सैन्य संबंध है उनको बनाना है और उनको बढ़ावा देना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नवरोज को पारसी नववर्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि 2009 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो फिर से आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला कथन है कि नवरोज को पारसी नववर्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरा है 2009 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। और पूछ रहा कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये नवरोज के बारे में बात चल रही। तो नवरोज जो है इसको पारसी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी आप देखेंगे 21 मार्च 2022, 21 मार्च 2022 को 21 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरोज के समय में के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरोज के समय लोगों को शुभकामनाएं दी, जिससे यह चर्चा में विषय बन गया। ये साइंस, इसमें आप अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, वहां से पूछा जा सकता है। तो नवरोज जो मनाया गया अभी 21 मार्च 2022 में, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी, जिससे ये चर्चा में रहा। तो ये नवरोज को जो है पारसी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और फारसी में अगर आप देखेंगे तो फारसी में नव का अर्थ नया होता है और रोज का अर्थ होता है दिन। इस तरह से इसमें आपको नवरोज का अर्थ समझ में आ रहा है कि नया दिन, यानी न्यू डे। ये न्यू डे की बात कर रहा है। और वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो विश्व में नवरोज जो है वो मार्च के महीने में मनाया जाता है, लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में यह जो है अगस्त महीने में मनाया जाता है नवरोज। क्योंकि भारत के जो पारसी समुदाय हैं ये लोग जो है कि सहनशाही कैलेंडर को मानते हैं। मैं अभी बात करूंगा सहनशाही कैलेंडर क्या है। नवरोज जो भारत में मनाया जाता है ये 200 जो है कि दिन बाद आता है। जैसे 365 दिन होता है, तो इनका जो है कि नवरोज जो है वो नवरोज जो नववर्ष है वो 200 दिन बाद आता है। अब ये 200 वर्ष दिन बाद आता है, इसलिए ये अगस्त महीने में ही मनाया जाता है इसका नवरोज। क्योंकि यहाँ के जो पारसी समुदाय के लोग हैं वो सहनशाही कैलेंडर को मानते हैं। और सहनशाही कैलेंडर में लीप वर्ष नहीं होता। जैसे इसमें होता है लीप वर्ष, तो सहनशाही कैलेंडर में लीप वर्ष नहीं होता। और सहनशाही कैलेंडर के जो जन्मदाता माने जाते हैं, जो उसको बनाया है वो राजा थे जमशेद, एक फारसी राजा हुए थे राजा जमशेद। उन्होंने इसको बनाया हुआ था सहनशाही कैलेंडर को। और सहनशाही कैलेंडर में लीप वर्ष नहीं होता है। और भारत के जो पारसी समुदाय हैं सहनशाही कैलेंडर को मानते हैं, इसलिए यहाँ पर नवरोज जो मनाया जाता है पारसी नववर्ष, ये 200 दिन बाद मनाया जाता है, अगस्त महीने में मनाया जाता है। अब नवरोज को जमशेद नवरोज भी बोला जाता है, क्योंकि सहनशाही कैलेंडर के जो जन्मदाता है वो राजा जमशेद हैं। तो इसके बारे में और भी देखते हैं। और आपको याद रखना कि ये 2009 में नवरोज को यूनेस्को के द्वारा जो है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इसमें दोनों कथन आपके सत्य दिख रहे हैं और सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। देखिए आप, पारसी नववर्ष, नवरोज को पारसी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है और वैश्विक स्तर पर इसे मार्च में मनाया जाता है। और नवरोज भारत में 200 दिन बाद आता है और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। क्योंकि यहां पारसी जो है सहनशाही कैलेंडर को मानते हैं, जिसमें लीप वर्ष नहीं होता है। भारत में नवरोज को फारसी राजा जमशेद के नाम पर जमशेद नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। और राजा जमशेद को सहनशाही कैलेंडर बनाने का श्रेय दिया जाता है। और 2009 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो इस तरह से 9वां क्वेश्चन रहा। और आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19
प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? फिर से आप देखिए कि किस भारतीय मूल के चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? तो व्हाइट हाउस अमेरिका में है, तो अमेरिका में इसको नियुक्त किया गया। ऑप्शन है राहुल गुप्ता, बी है आशीष झा, डी है और सी है डॉक्टर अरुण सलाम और डी है डॉक्टर रेड्डी। तो हाल ही में आप देखेंगे भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक हैं, ये हैं भारतीय मूल के क्योंकि इनका जन्म बिहार में हुआ था 1970 में। 1970 में आशीष झा का जन्म जो हुआ था वो बिहार में हुआ। अब वो भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के में हैं, तो वहां के वो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। उनको हाल ही में व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी आशीष झा। तो आशीष झा के बारे में देखें कि आशीष झा जो है ये जो है कि इस पद पे जब नियुक्त हो रहे हैं तो ये जेम्स जिंटन का स्थान ले रहे हैं, जिंटस का स्थान ले रहे हैं। इसके पहले आशीष झा के पहले इस पद पर जो है जेफ जिंटस नियुक्त हुए थे। अब जेफ जिंटस की जगह आशीष झा नियुक्त हो रहे हैं। तो इनको हाल ही में अमेरिका में जो है व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक यानी व्हाइट हाउस कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर इनको नियुक्त किया गया है। और आशीष झा अमेरिका में जो है एक प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं और ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन भी हैं। अब इनका जन्म जो हुआ था भारत में 1970 में बिहार राज्य में हुआ था। तो इनके बारे में देखते हैं, ये फोटो आपको देखिए, आशीष झा जी हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सक आशीष झा को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। अब ये जेफ जेंट्स की जगह ले रहे हैं। और आशीष झा अमेरिका में एक प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं और ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन हैं। अब आशीष झा का जन्म कब हो रहा है? वर्ष 1970 में भारत के बिहार राज्य में हो रहा है। तो इस तरह के आज की ये क्लास रही। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें और इसी तरह आप लगातार जुड़े रहिए क्लास में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए है, तो आप लगातार इसी तरह जुड़े रहिए और आप इसमें जुड़ करके सफल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।